नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट। मैं हूं शताक्षी सिंह और आप पहुंचे हैं हमारे आजादी स्पेशल की तीसरे एपिसोड में। इस शो में हम आपको 6 एपिसोड्स के जरिए भारत की आजादी की पहली लड़ाई से लेकर भारत के आजाद होने के पूरे सफर के बारे में बता रहे हैं। कल के एपिसोड में हमने आपको नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में बताया था, जिसका उद्देश्य पढ़े लिखे भारतीयों के बीच सरकार की पकड़ बनाना था, जिससे ब्रिटिश राज और उनके बीच नागरिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हो सके। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। कहते हैं जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो एक मसीहा आता है। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही मसीहों के बारे में बात करेंगे। आज बात होगी 2 ऐसी शख्सियतों की जिनके सोचने और काम करने का तरीका तो शायद बिल्कुल अलग था, लेकिन उनके दिल में देश को आजाद कराने का जुनून बिल्कुल एक जैसा। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के लगातार विरोध के कारण कांग्रेस की मांगें और ज्यादा उग्र हो गई। इसे देखते हुए पार्टी ने भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे उभरने वाले नए राजनीतिक सिस्टम में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन सकती थी। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और इससे ही कांग्रेस को नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए ही थे और इसमें फूट पड़ गई। कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। इसके बाद इसमें एंट्री हुई महात्मा गांधी की। गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी ने राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। उसके बाद तो कांग्रेस के मायने ही बदल गए और पार्टी का मतलब ही महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने के लिए कई अहिंसक आंदोलन किए। गांधी एक ऐसे वक्त में भारत लौटे थे जब भारत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। 1911 में ही हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। कांग्रेस पार्टी भी अब 30 बरस की हो चुकी थी, लेकिन उसने भी अब तक आजादी के आंदोलन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। आजादी किस तरह हासिल की जाए, इसको लेकर भी अलग अलग राय थी। कुछ नेता अंग्रेजों को उन्हीं की जुबान में जवाब देने की बात करते थे, तो कुछ अहिंसा से आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे। गांधी जी ने भारत लौटने के 2 साल बाद बिहार के चंपारण से आजादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह शुरू किया। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आजादी की लड़ाई का जिम्मा उठाया और एक के बाद एक आंदोलन कर अंग्रेज सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के प्रयासों के विरोध में तैयारी कर रही थी, जिसके नतीजतन 1909 में कई सुधारों को लागू किया गया। इन्हें मार्ले मिंटो सुधारों के तौर पर भी जाना जाता है, जिनका लक्ष्य विकास करने की जगह हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करना था। जहां एक तरफ अंग्रेज सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पंजाब में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जहां बैसाखी मनाने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को घटी एक दुखद घटना है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के सबसे काले दिनों में से एक था। इस नरसंहार की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1919 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जिसने उन्हें बिना मुकदमे के राजद्रोह के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को कैद करने की अनुमति दी थी। इस अधिनियम की वजह से पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। ये एक सार्वजनिक बाग था, जहां गिरफ्तार किए गए 2 प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई की मांग करने और रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था। इस विरोध में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे।
जनरल डायर के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार ने विरोध को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा और कार्रवाई करने का फैसला किया। 13 अप्रैल 1919 को डायर और उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और भीड़ को फंसाने के लिए एकमात्र निकास द्वार को बंद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश भी दे दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी जारी रही, जब तक कि सैनिकों ने गोला बारूद खत्म नहीं कर लिए। अंत में लगभग 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर बहुत गहरा असर पड़ा। बताया जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वो अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका से लौटे गांधी अहिंसा की बात कर रहे थे, वहीं भारत की दुर्दशा होती देख भगत सिंह को हिंसा के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। भगत सिंह ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और जलियांवाला बाग हादसे से नाराज थे और मजदूर विरोधी नीतियों को सेंट्रल असेंबली में पारित नहीं होने देना चाहते थे। सरकार को चेतावनी देने और उस तक अपनी आवाज पहुंचाने के मकसद से ही उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि घटना में कोई घायल ना हो, लिहाजा बम खाली जगह पर फेंका गया। पूरा हॉल धुएं से भर गया था। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाना बेहतर समझा। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ भगत सिंह जहां डंके की चोट पर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी अहिंसा के रास्ते से पूरे परिदृश्य को बदलना चाहते थे। जलियांवाला बाग हादसे के बाद आजादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प ले लिया। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, लेकिन इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के तुरंत बाद भारत की सरकार में नया कमीशन बनाया गया, जिसमें सुधारों में किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया और स्वराज की मांग को भी मानने का कोई इरादा नहीं था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कई बड़े प्रदर्शन भी किए गए। दिसंबर 1929 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह अनदेखा करना और अवज्ञा करना था। इस आंदोलन के दौरान ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर फांसी भी दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर सता रहा था। इसलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इसे डरकर अंग्रेजों ने उनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने उनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत देह संस्कार किया। दोस्तों, इसी के साथ भारत की आजादी की लड़ाई में हिंसा का दौर लगभग गुजर सा गया था। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल के एपिसोड में बात करेंगे उस दौर की जब भारतवासियों ने ये ठान लिया था कि अब भारत में अंग्रेजी शासन को नहीं चलने देंगे। साथ ही आपको इस पूरे आंदोलन में गांधी की भूमिका के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।